और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहला टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू आप सेपरेशन कर सकते हो आपके सैंपल का। आपके पास अगर एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है तो आप उन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो एक शीट के ऊपर, और वो शीट नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ होता है। तो नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर आप अपना सैंपल लोड करिए और उसके बाद वो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के एंड में आपको उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे उसको वो सेपरेट करके देगा। जब इस तरह से सेपरेशन होता है तो दो फील्ड लगता है या फेजेस लगता है। एक को बोला जाता है स्टेशनरी फेज और दूसरे को बोला जाता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है वो फेज जो हिलता नहीं है। जैसे हमने क्रोमेटोग्राफी किया और हमने लिया एक पेपर, तो पेपर आपका हो जाएगा स्टेशनरी फेज, और जिस सॉल्यूशन में आप उसको डिप कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका मोबाइल फेज, क्योंकि वो लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर के नीचे से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ तक आएगा आपके स्टेशनरी फेज को क्रॉस करते हुए। जब इस तरह से वो स्टेशनरी फेज को क्रॉस करेगा उसी टाइम पीरियड में वो आपके सैंपल को भी सेपरेट आउट कर देगा। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि इसमें पार्टीशनिंग और एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे सेपरेशन होता है। पार्टीशनिंग का मतलब है आप जिस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हो वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में कितना एब्जॉर्ब्ड है या जुड़ा हुआ है। तो बेसिक जब डिफरेंसेस दिखते हैं एक ही सब्सटेंस का, ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग पार्टीशनिंग कोफिशिएंट होता है। तो जिस तरह से पार्टीशन चेंज होगा या एड्सॉर्प्शन चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, किसके बीच में, आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो सेलुलोज फिल्टर फाइबर्स पे बाइंड हुए हैं, और आपका मोबाइल फेज। तो इस तरह से आपका सेपरेशन होगा। ये सेपरेशन हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो सेपरेशन होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि एक मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, मिक्सचर ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ पिगमेंट, एल्कोलॉइड्स या फिर ड्रग को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। ये काफी सिंपल टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है, और इससे जो रिजल्ट आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। एफिशिएंट मेथड्स है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं हिस्ट्री। ये स्टार्ट हुआ था मिखाइल स्ट्रेट ने 1903 में, जब इन्होंने पिगमेंट को सेपरेट करने की कोशिश की। ये फर्स्ट जब डेवलप हुआ था एज अ टेक्नोलॉजी एमिनो एसिड सेपरेशन का, तब है था साल 1944। कॉन्सन, गॉर्टन और मार्टिन ने किया था इन 1944। 1950 से 1960s में पेपर क्रोमेटोग्राफी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स का एक एफोर्डेबल और सिंपल एक्सपेरिमेंट बन गया था, और उसके बाद इसी पेपर क्रोमेटोग्राफी को एडवांस टेक्निक जिसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कन्वर्ट किया गया, जहाँ पे हम नॉर्मल सेलुलोज पेपर के जगह थिन लेयर्स यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री। अब आते हैं प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल किस पे था? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। पार्टीशंस किसके बीच में हो रहा है? तो कोर प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना है वो है पार्टीशनिंग। तो जो ये आपको सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो वो दो फेजेस में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक होता है स्टेशनरी फेज जो कि आपका नाइट्रोसेलुलोज का पेपर या सेलुलोज का पेपर है। दूसरा है मोबाइल फेज जो कि आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अब जब इसके बीच में से ये सैंपल्स रन करते हैं तो सैंपल रन करने में सैंपल हर वक्त
स्टेशनरी और मोबाइल फेज में अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो स्टेशनरी और मोबाइल फेज में जब वो डिवाइड करता है तो इसका रेशियो हर वक्त चेंज होता है और रेशियो के बेसिस पे ही मूवमेंट या माइग्रेशन का स्पीड डिटरमाइन होता है। तो फिर से एक बार समझते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल सेपरेट होना है वो मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में अलग अलग रेशियो में घुलता है या मिक्स होता है और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही उसका मूवमेंट का स्पीड होता है जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन रेट। अब आते हैं कैपिलरी एक्शन। जब भी आप एक कहीं पे पानी गिरा है और उसके ऊपर अगर आप कागज रखते हो तो कागज आपका पानी सोखना चालू कर देता है। तो वैसे ही हम एक बीकर लेते हैं, नीचे में सॉल्वेंट डालते हैं और ऊपर से खड़े करके हम अपना पेपर रखते हैं। तो पेपर का जो नीचे का एंड है वो पानी में या सॉल्वेंट में डिप होता है। तो धीरे 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 वो अगेंस्ट ग्रेविटी कैपिलरी एक्शन से पानी को खींचने लगता है। इसी टाइम पे होता है डिफरेंशियल माइग्रेशन, जिसमें आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है वो मोबाइल फेजेस में अलग अलग एफिनिटी रखता है। तो अकॉर्डिंगली हमको सॉल्वेंट भी सिलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट आते हैं आरएफ वैल्यू या फिर रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। आपने जो सॉल्यूट डाला था वो सॉल्यूट कहाँ तक मूव किया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है आपका मोबाइल फेज। जैसे ही आप मोबाइल फेज में डिप करते हो अपने सेलुलोज मेम्ब्रेन को या सेलुलोज पेपर को, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उसको खींचते हुए लेके जाता है। तो सॉल्यूट का जो फ्रंट है, सॉल्यूट मतलब आपका सैंपल, जब नीचे से वो मूव होते होते आपके सैंपल तक पहुंचता है तो उसके बाद वो सैंपल को भी अपने साथ लेके चलता है। जब सैंपल को लेके चलता है तो सैंपल की सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट रेशियोज में माइग्रेशन स्पीड डिटरमाइन होता है। तो आपको एंड में कैलकुलेट करना होता है रिटेंशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आरएफ वैल्यूज। आपको क्या क्या लगेगा इसमें? क्रोमेटोग्राफिक पेपर लगता है जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 भी बोला जाता है। सॉल्वेंट सिस्टम, आप जो सैंपल सेपरेट कर रहे हैं उस सैंपल में के अकॉर्डिंग आप सॉल्वेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे अमीनो एसिड के लिए ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर यूज किया जा सकता है। आपका सैंपल मिक्सचर, कैपिलरी ट्यूब्स जिसके थ्रू आप सैंपल को लोड करते हो, डेवलपिंग चैम्बर जिसके अंदर आप सॉल्वेंट डाल के अपने पेपर को लोड करके रख सकते हो, पेंसिल और रूलर। यहाँ पे पेंसिल का यूज किया जाता है क्योंकि पेन में खुद में इंक होता है। अगर आपने पेन से मार्किंग कर दिया है तो जैसे ही सॉल्वेंट मूव करना चालू करेगा तो पेन का इंक भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट होता है कोई भी डिटेक्शन रिएजेंट। जिस तरह से आपने सैंपल लिया है, अगर अमीनो एसिड लिया है तो आपको निनहाइड्रिन ऐसा स्प्रे करना पड़ेगा ताकि वो डेवलप हो सके। अब देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट लीजिए। मोस्टली 20-20 क्रॉस 20 का हम शीट काट सकते हैं या 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जैसा आपका स्ट्रिप का थिकनेस आपको चाहिए उस तरह से काटिए और लंबा काटिए ताकि सेपरेशन अच्छा हो। और नीचे से 2 सेंटीमीटर के ऊपर एक पेंसिल से लाइन खींच लीजिए। उस लाइन के सेंटर में आपको सैंपल को स्पॉट करना है। सैंपल कैपिलरी ट्यूब से लोड करते हैं और 2 से 3 बार लोड करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैंपल लोड हो जाए ताकि सेपरेशन अच्छे से हो सके। इतना करने के बाद आपका जो सेलुलोज का स्ट्रिप है वो रेडी है। इसके बाद आपको अपने चेम्बर को सैचुरेट करना है। चेम्बर को आप पहले भी सैचुरेट कर सकते हैं। तो आप अपना सॉल्वेंट डालिए, उसको कवर करिए और उसको सील कर दीजिए ताकि जो भी वेपर्स है या सॉल्वेंट जो है वो यूनिफॉर्मली आपके चेम्बर में स्प्रेड हो जाए। फिर हम उसमें अपना जो शीट हमने रेडी किया है उस शीट को डिप कर दे और उसके बाद उसको इस तरह से लोड करें कि वो स्ट्रिप एकदम 90 डिग्री एंगल पे रहे सॉल्वेंट के। जब आप डिप करें तो जो आपका मार्क था जहां पे आपने सैंपल लोड किया उसके थोड़े से नीचे, जैसे अगर आपने 2 सेंटीमीटर पे सैंपल लोड किया तो 1 सेंटीमीटर तक आप उसको डिप करके रखिए। डिप करके रखने के बाद उसको
रन होने दीजिए, फिर से ढक दीजिए और सॉल्वेंट का फ्रंट देखिए। जब सॉल्वेंट का फ्रंट काफी कवर करे, 3/4 तक अगर वो कवर कर चुका है, तब आप उसको निकालिए, स्ट्रिप को ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद उसमें जो भी आपका डेवलपिंग रिएजेंट हो, उस डेवलपिंग रिएजेंट को स्प्रे करिए, या हीट करना है तो हीट करिए, ताकि कलर डेवलप हो सके। जब कलर डेवलप होता है तब आप मेजर कर पाओगे कि डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट कितना है और डिस्टेंस ऑफ आपका मोबाइल सॉल्यूट कितना है। वो दोनों फॉन्ट को निकाल के आप फॉर्मूला में पुट करके आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेटअप। ऐसे पतले पतले जार्स भी होते हैं जिसके अंदर हम सैंपल रख के लोड कर सकते हैं। और आपने जब सैंपल लोड करके बाहर निकाला तो आपको डेवलपिंग के बाद आपको इस तरह से क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे सेपरेट होते हुए दिख जाएंगे। आरएफ वैल्यू आप करने के लिए देखिए, जो ब्लू कलर का सॉल्वेंट लिखा हुआ है वो है सॉल्वेंट का फ्रंट, और इंडिविजुअल जो रेड, ग्रीन, ब्लू स्ट्राइप्स दिख रहा है, ऑरेंज स्ट्राइप्स दिख रहा है, वहां तक है आपके सॉल्यूट का फ्रंट। तो इन दोनों को डिवाइड करके आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सबसे पहला आता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जिसमें नीचे में सॉल्वेंट डाला जाता है और अगेंस्ट ग्रेविटी ये खींचा जाता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो सॉल्वेंट है ऊपर ही डाला जाता है, जो ग्रेविटी के पुल से नीचे की तरफ आता है। असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इसमें कुछ असेंडिंग और कुछ डिसेंडिंग सैंपल्स डाले जाते हैं, डबल रिएक्शंस कर सकते हैं। रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सर्कुलर डिस्क यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की जो गोल शीट्स आती है उसको यूज किया जाता है, और बीच में सैंपल का विंग बना के उसमें आप सैंपल लोड कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स के बाद हम उसका डायग्राम भी देखेंगे। 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी, जब 1 डायमेंशनल में सेपरेट हो जाए फिर उसको 90 डिग्री रोटेट करके आप 2 डायमेंशनल भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, जैसा हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े थे। यह है असेंडिंग, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। यह है डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फ्लो होगा। यह है सर्कुलर, जहां पे हम बीच में विंग बना के जो राउंड पेपर है उस पेपर में आप सैंपल लोड करिए, फिर उसको पेट्री प्लेट के ऊपर आप नीचे सॉल्वेंट भर दीजिए, विंग को सीधा रखिए और पेपर के अंदर हिट करके या इंसर्ट करके आप अपने सैंपल को लोड कर दीजिए। ये है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ये है 2 डायमेंशनल, पहले एक डायरेक्शन में हो गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपको लगे उस हिसाब से आप इसको रोटेट करके मूव करा के क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें होता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी, आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया, उसकी पोलैरिटी कितनी है, और उसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होता है कि नहीं। अगर कोई सैंपल है जो मिथेनॉल में डिसॉल्व होता है तो उसमें अगर आप पानी से क्रोमेटोग्राफी करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूट सिस्टम सॉल्वेंट सिस्टम लेना पड़ेगा जिससे क्रोमेटोग्राफी हो पाए। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बढ़ने से पोरोसिटी चेंज हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से पोरोसिटी चेंज होती है। तो इसीलिए पेपर सही होना चाहिए, उसका थिकनेस अच्छा होना चाहिए, पोरोसिटी अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर या नॉर्मल ह्यूमिडिटी मेंटेन करने से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सैंपल लोडेड, अगर बहुत कम सैंपल लोड किया है तो रिजल्ट अच्छे से नहीं आएंगे। ओवरलोडिंग भी आपको अवॉइड करना है ताकि आपको फॉल्स रिजल्ट्स ना मिले। चेम्बर सैचुरेशन, जिस चेम्बर में आप क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं उस चेम्बर में को पहले सॉल्वेंट डाल के उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक ढक के क्लोज सील करके रखना पड़ेगा, ताकि पूरा चेम्बर अच्छे से सैचुरेट हो जाए। सैचुरेशन होने के बाद ही आप उसमें क्रोमेटोग्राफी शीट डालें ताकि रिजल्ट्स अच्छे से आए। नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं उसकी पोलैरिटी और उसका चार्ज डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम लिया है। कॉमन सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर को कंपोजिशन लिया जाता है। शुगर सेपरेट करने के लिए फिनॉल या वाटर।
पिगमेंट के लिए पेट्रोलियम ईथर एसीटोन और एल्कलॉइड्स के लिए क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल का मिक्सचर। नेक्स्ट रहते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे पहला हम एप्लीकेशन देखते हैं बायोकेमिकल एप्लीकेशन। इसमें आप एमिनो एसिड का सेपरेशन, पेप्टाइड का सेपरेशन, न्यूक्लियोटाइड का सेपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी शुगर है और ऑर्गेनिक एसिड या विटामिन प्रेजेंट है वो पता कर सकते हैं। प्लांट पिगमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं और इसमें बायोकेमिकल पाथवेज का एक्टिविटीज भी आप चेक कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है ड्रग्स और उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज की। ड्रग्स को ड्रग्स के साथ हम रन कराते हैं प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग एंड सैंपल प्रोवाइडेड। तो प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग के साथ जितना मूव करेगा वो भी प्योर है, और उसको छोड़ के अगर आपको कोई भी स्पॉट दिख रहा है मतलब उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिक्सचर है, कोई एडल्ट्रेशन है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट में फूड एडिटिव्स या डाइस का प्रेजेंस ये चेक कर सकते हैं। कंटामिनेंट्स, पेस्टिसाइड्स और पॉल्यूटेंट्स है या नहीं वो भी आप पता कर सकते हैं। फॉरेंसिक एप्लीकेशन में जैसे इंक, डाइस, पॉइजन का रेसिड्यूज है या नहीं, पॉइजन बॉडी में है या नहीं वो पता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जो आपको रिपोर्ट मिली है वो रिपोर्ट सही है नहीं, उसमें कोई चेंजेस है या नहीं वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। एडुकेशन और रिसर्च में ये टेक्निक्स है जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सीखते हैं, और ये प्रिलिमिनरी यूज सिखाया जाता है बिफोर टीएलसी। आपको एचपीएलसी और टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के पहले सबसे पहले आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी सिखाया जाता है। ये बेसिक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी का। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये सिंपल है, खर्चा इसमें कम होता है और इसमें मिनिमम इंस्ट्रूमेंट लगता है, एक जार लगता है और उसका ढक्कन लगता है, बाकी केमिकल्स आपको लगेगा और क्रोमेटोग्राफी शीट लगेगी। इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट या पंप वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो सकता है, हैंडल इजीली कर सकते हैं, और थोड़ा सा भी सैंपल अगर प्रेजेंट है तो भी आपको रिजल्ट दे देगा। इसको आप मॉडिफाई करके क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पोलर और सेमी पोलर सब्सटेंस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और ये सॉफ्ट है, क्यों सेफ है, क्योंकि इसमें आप माइल्ड सॉल्वेंट यूज करते हैं, कोई हार्श केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। लिमिटेशन ये है कि इसका रिजोल्यूशन अगर बहुत ही क्लोज आरएफ वैल्यूज है तो उसमें रिजोल्यूशन में इसमें प्रॉब्लम होता है कि धीरे धीरे सेपरेट होता है, टाइम लेता है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम करेगा, पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, पेपर अगर 90 डिग्री में खड़ा नहीं रहा, बीच में कर्व हो गया, मुड़ गया या सॉफ्ट होने लगे, टेम्परेचर बदलने लगे, तो इससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नॉन पोलर कंपोनेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। मिनिमम जितना इसका सेंसिटिविटी है उतना ही ये डिटेक्शन कर सकता है, उससे भी अगर कम हो जाएगा तो ये डिटेक्शन करने में असमर्थ है। ये मॉइस्चर पेपर जो है ये मॉइस्चर बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए आपको अगर क्रोमेटोग्राफी शीट यूज करना है तो उसको अच्छे से पहले आपको ड्राई रखना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगला क्रोमेटोग्राफी जो हम पढ़ेंगे वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो वो है एक फाउंडेशनल एनालिटिकल टेक्निक है, जो बेसिक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी को, जो आपको सिखाया जाता ही है। ये सारे क्रोमेटोग्राफी का बेस है, ये एडुकेशन बेसिस, रिसर्च बेसिस सब में यूज किया जाता है। बेसिक एक्सपेरिमेंट से आरएफ वैल्यू इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम आप चेंज कर सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और इसमें आप मास्टरी कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कल की वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।